हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। ठीक है, तो चलिए पहली लैंडमार्क जजमेंट पे चलते हैं। दिस इज ए के गोपालन केस। ठीक है, दिस इज ऑफ 1950 and in this case Supreme Court contended that there was no violation of fundamental rights enshrined in Article 13, 19, 21 and 22 under the provision of Preventive Detention Act. If the detention was as per the procedure established by the law, here the Supreme Court took a narrow view of Article 21. तो इस केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स का कौन से फंडामेंटल राइट्स जो कि अंडर आर्टिकल 13, 19, 21 और 22 में मेंशन्ड है, उनका वायलेशन नहीं हुआ था वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्यों? क्योंकि वो बाय द प्रोसीजर ऑफ लॉ हुए थे। राइट, चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद केस। दिस केस इज ऑफ 1951। दिस केस डेल्ट विद द अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको द फर्स्ट अमेंडमेंट्स वैलिडिटी वाज चैलेंज्ड। ठीक है, सबसे पहली अमेंडमेंट जो है वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी। द सुप्रीम कोर्ट कंटेंडेड दैट द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड अंडर आर्टिकल 368। तो पार्लियामेंट के पास किस आर्टिकल में पावर है? इट इज अंडर 368। also includes the power to amend the fundamental rights guaranteed in part 3। तो अमेंडमेंट पावर जो है वो सिर्फ बाकी पार्ट्स को लेकर नहीं है, उसके अंडर आपका फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड है। मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड करे जा सकते हैं जो कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। राइट, नेक्स्ट केस इज बेरूबारी यूनियन केस। अब इसमें बेरूबारी क्या है? इट वॉज अ प्लेस। ठीक है, दिस केस वॉज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्स पावर टू ट्रांसफर द टेरिटरी ऑफ बेरूबारी टू पाकिस्तान। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में टेरिटरी इंक्लूजन और उसके एक्सक्लूजन को मेंशन किया गया है इन डिटेल्स एंड हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज अंडर दिस आर्टिकल in order to execute the Nehru-Noon Agreement. Right? Hence, the Ninth Amendment Act was passed to enforce the agreement. Nehru-Noon Agreement क्या था? This resolved the issue. Efforts were made by Nehru in 1958 to divide the territories through an agreement with Feroz Khan Noon. ठीक है, ये एग्रीमेंट करा गया था ताकि इस इशू को रिजॉल्व करा जा सके जो कि टेरिटरीज के डिवीजन को लेकर था। ठीक है, next we have Golaknath case. It is of 1967. The question in this case were whether amendment is a law and whether fundamental rights can be amended or not. ठीक है, अगर आप ईयर देखें तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक केस आया, फिर उसके बाद आगे के केसेस आएंगे जिसमें कोई मैटर ऑफ जो लॉ होगा वो कंट्रोवर्सी में होगा या फिर डिस्प्यूट में होगा और उसी को रिजॉल्व करा जा रहा होगा। तो पहले वाले केस में हमने देखा कि फंडामेंटल राइट को बोला गया कि वो अमेंड करे जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में इस केस में फिर से ये क्वेश्चन आया कि वेदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कंटेंट करा? दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट अमेंडेबल टू द पार्लियामेंट्री रिस्ट्रिक्शंस एज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 13 and that to amend the fundamental rights a new constituent assembly would be required। कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होगी। एंड इट आल्सो स्टेटेड दैट आर्टिकल 368 gives the procedure to amend the constitution but does not confer on parliament the power to amend the constitution। तो इन्होंने ये भी बोला कि आर्टिकल 368 में प्रोसीजर की बात करी गई है जिससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर रखा है, ना कि वो उसको पावर देता है एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट केस, केशवानंदा भारती केस। ठीक है, इस केस में आज तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी विच वॉज ऑफ 13 जजेस। ठीक है, आज तक उससे बड़ी बेंच कभी नहीं बैठी है। दिस केस इज ऑफ 1973। द ईयर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। द जजमेंट डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई। The Supreme Court held that although no part of the Constitution includes fundamental right, including fundamental right, was beyond the Parliament's amending power, the basic structure of the Constitution could not be abrogated even by constitutional amendment. This is the basis in Indian law
in which the judiciary can strike down any amendment passed by the parliament that is in conflict with the basic structure of the constitution. अब केशवानंद भारती केस में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, बट रिक्वायरमेंट ये है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वायलेट ना करे। अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कहीं भी कॉडिफाइड नहीं है, इट इज ऑन द कोर्ट्स टू डिसाइड कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट, लेकिन उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसको अपहेल्ड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस Raj Narayan case. It is of 1975 and the Supreme Court applied the theory of basic structure and struck down clause 4 of article 329A, which was inserted by the 39th amendment in 1975 on the ground that it was beyond the parliament's amending power as it destroyed the constitution's basic feature. यहाँ पर मैंने clause 4 of article 329A अटैच कर रखा है, if you want to you can read it. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Next we have Menka Gandhi case. It is of 1978. The main issue in this case was whether the right to go abroad is a part of right to personal liberty under Article 21. The Supreme Court held that it is included in the right to personal liberty. The Supreme Court also ruled that mere existence of an enabling law was not enough to restrain personal liberty, such as law must also be just, fair and रीजनेबल। तो इसमें कोर्ट ने यही अपील करा कि पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 के अंडर आएगा, राइट टू गो टू अब्रॉड, राइट। नेक्स्ट इज मिनर्वा मिल्स केस. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस. इट इज ऑफ 1980. दिस केस अगेन स्ट्रेंथन्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ये उसी डॉक्ट्रिन को जो कि केशवानंद भारती में लाई गई थी उसी को अपहेल्ड करता है और स्ट्रांगली डिफेंड करता है. The judgment struck down two changes made by the Constitution by the 42nd Amendment 1976. ठीक है, declaring them to be violative of the basic structure. The judgment makes it clear that the Constitution and not the Parliament is supreme. तो इस जजमेंट ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, ना कि पार्लियामेंट. पार्लियामेंट अपने जितने भी काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही रहकर करेगा, तो पार्लियामेंट कभी भी सुप्रीम नहीं हो सकती. सुप्रीम विल ऑलवेज बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट सेक्शन 4 and section 55 of the 42nd Amendment Act 1986 were unconstitutional because they allowed Parliament limitless power to modify the Constitution. Right? चलिए next is Vaman Rao case. It is of 1981. The Supreme Court again reiterated the basic structure doctrine. तो continuously basic structure doctrine पर ही cases हैं, क्योंकि ये एसेंस शो करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है और वो कभी भी अमेंड नहीं करे जा सकते. ठीक है. इट ऑल्सो ड्रू अ लाइन ऑफ डिमार्केशन as April 24th 1973, the date of Keshwananda Bharti judgment, and held it should not be applied retrospectively to reopen the validity of any amendment to the constitution which took place prior to that date. Right? चलिए next is Shahabano Begum case. This is a very important case, very important case. This case is of 1985. Milestone case for Muslim women's fight for rights. The Supreme Court held the right to alimony for a Muslim woman and said that the Code of Criminal Procedure, which is CRPC 1973, is applicable to all citizens. क्यों? क्योंकि CRPC क्या है? एक यूनिवर्सल लॉ है, एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है, वो हर एक देशवासी के लिए है. ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, नो मैटर, सीआरपीसी सब पे सेम लगती है. तो राइट टू एलिमनी जो कि उसके अंडर मेंशन्ड है सीआरपीसी के, तो वो फैसिलिटी अवेल कर सकती है कोई भी मुस्लिम विमेन. दिस सेट ऑफ अ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे ओवरटर्न दिस जजमेंट. तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है यहाँ पर कि इस जजमेंट के बाद जो काफी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई, ठीक है, और जो रिस्पेक्टिव जो मुस्लिम पार्टीज थी, ठीक है, सोसाइटी की, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं लगा. तो पार्लियामेंट में क्या करा गया,
इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया बाय पासिंग मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, राइट, अकॉर्डिंग टू विच एलिमनी नीडेड बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड इन ट्यून विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो इस एक्ट के बाद क्या हुआ, इवन आफ्टर द जजमेंट लॉ लाया गया जिसमें जो पहले की सिचुएशन थी उसी को कंटिन्यू करा गया और बोला गया कि एलिमनी जो है वो सिर्फ तब तक दी जाएगी जब तक इद्दत पीरियड होता है। ठीक है, इद्दत पीरियड इज यूजुअली तलाक के 3 महीने बाद तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज MC मेहता एंड यूनियन ऑफ इंडिया। दिस केस dealt with 3 issues: scope of Article 32, which is writs under Supreme Court, rules of absolute liability और Rowland वर्सेस फ्लेचर टू बी फॉलोड। तो ये Rowland वर्सेस फ्लेचर एक इंग्लिश केस है जो कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करता है। टू बी फॉलोड इश्यूज ऑफ कंपनसेशन, और कंपनसेशन का इशू था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, दैट इट्स पावर अंडर आर्टिकल 32 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड to preventive measures but also remedial measures when rights are violated. It also held that in the case of industries engaged in hazardous or inherently dangerous activity, absolute liability was to be followed. Finally, it also said that the amount of compensation must be correlated to the magnitude. तो compensation होगा वो उस चीज पर रिलेटेड होगा कि जो डैमेज हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना था, एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री है और बड़ा डैमेज हुआ है तो उसका जो कॉम्पनसेशन होगा ना वो भी उसी के रिलेशन में होगा, ना कि कम ना कि ज्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इंदिरा साहनी एंड यूनियन ऑफ इंडिया, केस ऑफ 1992। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द scope and extent of Article 16 subclause 4, which provides for the reservation of jobs in favor of backward classes. It upheld the constitutional validity of 27% reservation for the OBCs with certain conditions like creamy layer exclusion, no reservation in promotion, total reservation quota should not exceed 50%। ये important point है कि total reservation जो quota है वो 50% से exceed नहीं करा जाना चाहिए। Next is SR Bomai case. In this judgment, Supreme Court tried to curb the blatant misuse of Article 356. And what was it? It is regarding the President rules on state. तो Supreme Court ने blatant misuse कि presidential rule को कैसे misuse करा जा रहा है उसको curb करने के लिए, उसको कम करने के लिए ये judgment दी गई थी। ठीक है, next is a very important case, Vishakha and state of Rajasthan। ठीक है, इट वॉज विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये बीच में एंड नहीं होगा, इट वॉज वर्सेस। ठीक है, द केस डेल्ट विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए विद अ स्टार। दिस केस डेल्ट विद द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। इन द जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट gave a set of guidelines for employers as well as other responsible person or institution to immediately ensure the prevention of sexual harassment. These are called विशाखा गाइडलाइंस। तो कोर्ट ने इस केस के अंडर कुछ गाइडलाइंस दी थी जिनको बोला जाता है विशाखा गाइडलाइंस, और इन्हीं गाइडलाइंस के अंडर जो हमारी कॉर्पोरेट सोसाइटी है जो या फिर इवन गवर्नमेंट जो वर्क प्लेस है उनमें कुछ नॉर्म्स और कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है वर्क प्लेस पे उसको कर्ब करा जा सके। ठीक है, these were to be considered law until appropriate legislation was enacted। ठीक है, चलिए next is Samatha and state of Andhra Pradesh। The judgment nullified all mining leases granted by the Andhra Pradesh state government in the scheduled area and asked it to stop all mining operations. It declared that forest land, tribal land and government land in scheduled area could not be leased to private companies or non-tribal for industrial operation. Such activity is only permissible to a government undertaking and tribal people। ठीक है, आई होप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। नेक्स्ट इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस है 2000 का। Here, the Supreme Court held that the second marriage of a Hindu man without divorcing the first wife, even if the man had converted to Islam, is void
unless the first marriage had been dissolved according to Hindu Marriage Act. तो इस केस में क्या हुआ था कि एक हिंदू कपल था, तो उसमें हस्बैंड ने अपनी प्रेजेंट वाइफ के होते हुए एक दूसरी लड़की से शादी कर ली एंड दे कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड दे टोल्ड कि इस्लाम में तो दो मैरिज करना अलाउड है एंड मेरी जो पहली वाइफ है उसके साथ मेरी शादी जो है खत्म हो गई है और मैं यहाँ पर बायगेमी के लिए चार्ज नहीं करा जाऊंगा। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला कि जो अगर आपकी पहली बीवी है और अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट करके दूसरी शादी भी कर लेते हो, इवन देन आपकी वो मैरिज वॉइड करी जाएगी। ठीक है, अनलेस द फर्स्ट मैरिज हैड बीन डिसॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट इज IR कोयलो एंड स्टेट ऑफ तमिलनाडु। The judgment held that if a law is included in the ninth schedule of the Indian Constitution, it can still be examined and confronted in court. The ninth schedule of the Indian Constitution contains a list of acts and laws which cannot be challenged in a court of law. The Vaman Rao ruling ensured that the acts and laws mentioned in the ninth schedule till 24th April 1973 shall not be changed or challenged, but any attempt to amend or add more acts to the schedule will suffer close inspection and examination by the judiciary system. Ninth schedule यहाँ पर है क्या? The schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in court and was added by the Constitution by First Amendment Act 1951. The First Amendment added 13 laws to the schedule. ठीक है? Next we have pedophile case. It is of 2011. The Supreme Court restored the conviction and sentence of 6-year rigorous imprisonment imposed on two UK nationals who were acquitted by the Bombay High Court in a pedophile case. The court said sexual abuse of a children is one of the most heinous crimes. Next we have Aruna Shaunbag case. Again 2011 का केस है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? That individuals had a right to die with dignity. जैसे आर्टिकल 21 में मेंशन्ड है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो इस केस में बोला गया कि हमारे पास क्या राइट टू डाई है। तो कोर्ट ने बोला कि यस वी हैव अ राइट टू डाई बट विद डिग्निटी, अलाउइंग पैसिव यूथनेशिया। तो यूथनेशिया दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। तो इसमें पैसिव यूथनेशिया को विद गाइडलाइंस लागू करा गया। द नीड टू रिफॉर्म इंडियाज लॉ ऑन यूथनेशिया वाज ट्रिगर्ड बाय द ट्रैजिक केस ऑफ अरुणा शॉनबाग हु ले इन अ वेजिटेटिव स्टेट, ब्लाइंड, पैरालाइज्ड एंड डेफ फॉर 42 ईयर्स। तो जब पेशेंट की सफरिंग ऐसी हो कि वो क्योर नहीं करी जा सकती और वो उसके पेन को एनहेंस या उसके पेन को बढ़ाती ही है, तब राइट टू डाई विद डिग्निटी का ऑप्शन जो कि पैसिव यूथनेशिया से बिलोंग करता है उसको अवेल करा जा सकता है। नेक्स्ट इज नोटा जजमेंट, 2013 में आया था। दिस जजमेंट इंट्रोड्यूस द नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन फॉर इंडियन वोटर्स। उससे पहले तक नोटा का ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट, लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट MLA, MLC or MP who was found guilty of a crime and given a minimum 2-year imprisonment would cease to be a member of the house with immediate effect. तो अगर किसी MLA, MLC या फिर MP के खिलाफ कोई भी क्राइम प्रूव हो जाता है विद अ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years, तो उसकी जो मेंबरशिप है वो इमीडिएट इफेक्ट से सीज हो जाएगी। राइट, नेक्स्ट वी हैव निर्भया केस, इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। इसी केस के बाद तुरंत अमेंडमेंट्स लाई गई थी। ठीक है, एंड डेफिनेशन ऑफ रेप अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो कि पॉक्सो है 2012, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इंडियन पीनल कोड 1860 एंड CRPC। इन सभी के लॉज के अंडर अमेंडमेंट्स लाई गई थी आफ्टर द निर्भया केस। Next, we have National Legal Service Authority and Union of India. This case resulted in the recognition of transgender person as a third gender. तो केस का नाम क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें थर्ड जेंडर जो कि ट्रांसजेंडर है उनको एज अ थर्ड जेंडर कंसिडर करा गया। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द गवर्नमेंट टू ट्रीट देम एज माइनॉरिटीज एंड एक्सपैंड द रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब्स एंड एजुकेशन। राइट, चलिए नेक्स्ट, ट्रिपल तलाक केस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस।
2016 the Supreme Court outlawed the backward practice of instant triple तलाक. ये ट्रिपल तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज तलाक बिद्दत. तो तलाक बिद्दत को बाय सुप्रीम कोर्ट उसको बैन कर दिया गया था या फिर इलीगल बता दिया गया था, which permitted Muslim men to unilaterally end their marriage by uttering the word talaq 3 times without making any provisions for maintenance or alimony. Read about the ट्रिपल तलाक बिल 2019. तो फिर बाद में पार्लियामेंट भी इसी जजमेंट को लेकर लॉ लेकर आया था जिसमें ट्रिपल तलाक को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस या फिर जो कि नॉन कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल भी, उसको ऑफेंस बना दिया गया. नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी. Very important case, also known as case Puttaswamy case. The Supreme Court declared the right to privacy as a fundamental right under Article 21, protected under the Indian Constitution. ठीक है, चलिए next. Repealing Section 377, 2018 का केस है. Navtej Singh Johar versus Union of India. The Supreme Court ruled that Section 377 was unconstitutional insofar as it criminalizes consensual sexual conduct बिटवीन अडल्ट ऑफ द सेम सेक्स. तो जो कंसेंशुअल सेक्स होता है बिटवीन द सेम जेंडर उसको क्रिमिनलाइज करता था सेक्शन 377 और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा. चलिए नेक्स्ट इज एल चंद्र कुमार केस. द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वेस्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर है और 226 हाई कोर्ट के अंडर है, is a part of the basic structure of the constitution. तो इन दो आर्टिकल्स को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बताया गया. नेक्स्ट इज पुट्टुस्वामी केस. दिस वाज द सेम केस व्हिच टॉक्ड अबाउट द प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ वंस प्राइवेसी. नेक्स्ट वी हैव रोमेश थापर केस 1950. Here, the Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes freedom of propagation of ideas and that can only be ensured by circulation. तो इसमें expression, freedom of speech and expression के अंदर freedom of propagation भी included है. KM नानावटी केस. KM नानावटी केस के अंदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. तो इस केस तक देश में जूरी ट्रायल्स की प्रैक्टिस होती थी, लेकिन जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ दिस केस जूरी ट्रायल्स इंडिया में बंद कर दिए गए. ठीक है, जूरी क्या होती थी? सेट ऑफ पीपल होते थे सोसाइटी के जो कि जजेस को असिस्ट करते थे बताने में कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट शुड बी डन, और जूरीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता था किसी भी केस को डिसाइड करने में. बट आफ्टर दिस केस जूरी ट्रायल्स बंद कर दिए गए थे. ठीक है, एंड इट वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर. Next is Bachchan Singh versus State of Punjab. It was the death penalty case. तो इस केस में कोर्ट ने एक्सपाउंड करा प्रिंसिपल ऑफ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, और कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कोर्ट सेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज द रूल एंड डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट इज एक्सेप्शन. ओनली इन रेयरेस्ट केसेस कैपिटल पनिशमेंट कैन बी अवॉर्डेड टू द कन्विक्ट ऑफ मर्डर. तो जब तक कोई केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है उस तब तक कैपिटल पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं करी जा सकती. ठीक है, नेक्स्ट हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार. राइट्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स राइट टू स्पीडी ट्रायल अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू स्पीडी ट्रायल्स के बारे में बात करी गई जो कि अंडर आर्टिकल 21 आता है. ठीक है, नेक्स्ट बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. PIL, which is public interest litigation for those who cannot reach Supreme Court or High Courts for their breach of fundamental rights. Whether a person whom legal injury is caused by a reason of violation of fundamental rights is unable to approach the court, any member of the public acting bona fide can make the court for relief under 32 or 226. तो अगर वो इंसान खुद अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर नहीं जा सकता कोर्ट में, तो एनी अदर पर्सन, एनी अदर मेंबर एक्टिंग बोनाफाइड कैन मूव टू द कोर्ट
और रिलीफ ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट इज मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस और यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। दोनों ही केसेस राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है एनी ऑफ दीज जजमेंट कि इनका किस चीज से लेना देना है, तो यू कैन जस्ट टेल कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है ये दोनों ही जजमेंट। चलिए नेक्स्ट इज सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। So it was principle against the practicing of solemnizing second marriage by conversion to Islam with first marriage not being dissolved। ठीक है, पहली मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई है, सेकंड मैरिज कर ली गई है बाय द मेथड ऑफ कन्वर्जन टू इस्लाम। ठीक है, नेक्स्ट एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एम्प्लॉइज। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किस बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन केस इन डिजिटल और इंटरनेट एज, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट वाज चैलेंज्ड, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 66A ऑफ आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप वेदर सेक्स विद माइनर वाइफ इज रेप, गाइडलाइंस लेट डाउन। तो इस केस में अगर माइनर वाइफ के अगेंस्ट मैरिटल रेप होता है, माने कि अगर जो वाइफ है वो 18 ईयर से कम की है, तो वहां पर वो रेप कंसिडर करा जाएगा, और वहां पर उसको, जैसे मेजर होने के केस में आज भी हमारे देश में मैरिटल रेप को कंसिडर नहीं करा जाता है, बट अगर वो वाइफ माइनर है तो उसको रेप कंसिडर करा जाएगा। ठीक है, ये आया था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट इज तहसीन एस पूनेवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी किसके? मॉब लिंचिंग के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड रीड डाउन विद क्रिमिनलाइज्ड अडल्टरी। तो 497 ऑफ द आईपीसी बात करता था अडल्टरी को, और इस केस के बाद से अडल्टरी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, उसको अडल्टरी को हटा दिया गया था एक्चुअली, और अब अडल्टरी आईपीसी में क्राइम नहीं है। फेमस केसेस दैट मेड न्यूज हेडलाइंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो कि काफी जाने माने केसेस हैं। यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको द भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं। इसके अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी? मीथाइल आइसोसाइनेट गैस। ठीक है, काफी एग्जाम्स में ये गैस पूछ ली जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है आईआर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसको आईआर कोयलो केस बोलते हैं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2013 में आया था नोटा केस, जिसके बाद से इलेक्शंस में जो वोटर्स है उनको एक ऑप्शन दिया गया जो कि नोटा था, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज मनोहर लाल शर्मा वर्सेस नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट ये केस किया गया था, और ये केस किससे रिलेटेड था? इट वॉज रिलेटेड टू द राफेल डील। ठीक है, जो कि हमने फ्रांस से लिए हैं। इट वॉज अ केस ऑफ 2018। देन वी हैव एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। काफी बड़ी जजमेंट है इसकी, अराउंड 11 to 1200 पेजेस की, एंड दिस वाज कॉल्ड एज अयोध्या केस। राइट, तो इसी वीडियो के साथ हमने जितने भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स आज तक हुए हैं जो कि सिग्निफिकेंट है और रिलेवेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उन सभी को डिस्कस करा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज डू रीड इट ट्वाइस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।